के प्राणी एक जगह जमा हुए थे। वहाँ पर सबसे बड़ी लड़ाई हाथी और लोमड़ी की थी। मैं जब पानी पीने गई तो ये साहिब अपनी बड़ी सूंड वहाँ पर रख के बैठा था। मैंने बोला मुझे पीने दो, मगर इसने सूंड हटाई नहीं। और इस छोटी लोमड़ी ने मेरा मजाक उड़ाया। अगर मैं बड़ा हूँ तो इसमें मेरी क्या बुराई है? और अगर मैं छोटी हूँ तो क्या मुझे पानी नहीं पीने दिया जाएगा? मैं बड़ा हूँ, मेरा पेट देर से भरता है, इसलिए मुझे देर तक पानी पीना होता है। ऐसे लोमड़ी और हाथी आपस में लड़ रहे थे। जंगल के दूसरे प्राणी चुप करके सबको देख रहे थे। तभी भालू दादा वहाँ पर आया। भालू दादा लोमड़ी के साथ मिल गया था। हे, मेरी बात सुनो, तुमको ये जंगल छोड़कर जाना होगा और याद रखना कि ये हाथी का जंगल नहीं, ये छोटे प्राणियों का जंगल है। तुम जैसे बड़े बड़े प्राणी कहीं और जाकर बसा करो। सभी ने भालू दादा की बात को ठीक कहा और हाथी की बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। हाथी उदास होकर जंगल की दूसरी दिशा में चला जाता है। जाते जाते हाथी को शाम हो गई थी। हाथी दादा एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। उस पेड़ के ऊपर घोंसला था चंपा चिड़िया का। चंपा के बच्चे खिड़की से हाथी दादा को देखते हैं। मम्मा, मम्मा नीचे कुछ है। हाँ मम्मा, मैंने भी देखा है, कोई बड़ा बड़ा है। मेरे बच्चों, ऐसे आपके ध्यान में कुछ आ रहा होगा। बाहर तो कोई नहीं है, चुप करके सो जाओ। बच्चे चुपके से घर से बाहर जाते हैं और हाथी दादा को देखकर हंसने लगते हैं। भाई देखो तो सही, ये कितना अजीब सा है। अरे राधा, गौरी, आप कहाँ चले गए हो? माँ जब उनके लिए दूध लेकर आई तो दोनों बच्चे घर पे नहीं थे। चंपा चिड़िया बाहर जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? मम्मा, मम्मा पीछे देखो, पीछे कुछ है। जब चंपा ने मुड़कर देखा, वहाँ पर तो हाथी दादा थे। अरे हाथी दादा, आप यहाँ पर कैसे? आप लोग बड़े प्राणी तो जंगल के दूसरे हिस्से में रहते हैं। बस चिड़िया, मैं तुमको क्या बताऊं, वो बड़े प्राणियों का जंगल है, मगर वहाँ पर बड़े प्राणियों को ही रहने नहीं दिया जा रहा। अब देखो, मुझे बड़ी सोंड और ज्यादा देर तक पानी पीने की वजह से निकाल दिया गया है। हाथी दादा, ये बात तो बहुत गलत है। ऐसा तो किसी को नहीं करना चाहिए। आपको तो भगवान ने ऐसा बनाया है। देखो चिड़िया, अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। मुझे कोई सुरक्षित स्थान बता दो जहाँ पर मैं सुकून से रह सकूं। मैं जानती हूँ हाथी दादा, आप बहुत परेशान हैं। रुकिए, मैं आपके लिए हरी हरी घास लेकर आती हूँ। ये कहकर चंपा जंगल में गई। कहीं कहीं से हरी हरी घास इकट्ठा करके वो हाथी दादा को लाकर देते हैं। चंपा के बच्चे हाथी दादा को बाल्टी भर पानी पिलाते हैं। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज्यादा। आज के बाद मैं भी तुम्हारा हर काम करूँगा जैसे तुम बोलोगी। रात गुजर जाती है। अगली सुबह में चिड़िया के बच्चे हाथी दादा के पेट पर चढ़कर जंगल की सैर करते हैं। हाथी दादा उनको कहानियाँ सुनाते हैं, पुराने बीते वक्तों की सभी कहानियाँ, पुराने पक्षियों की कहानियाँ। अरे पत्नी जी, आज तुमने हाथी देखा क्या? मैंने अपने जंगल में हाथी देखा, मैंने डर कर कुछ किया नहीं। हाँ पति जी, मैं भी देख रही थी जब चिड़िया के बच्चे हाथी के पेट पर चढ़कर जंगल की सैर कर रहे थे। ये तो गलत है। हमारे पूर्वज बताते आ रहे हैं कि फैसला हो गया था, बड़े प्राणी एक तरफ और छोटे पक्षी एक तरफ। फिर तो ये बात हमें चील को बतानी होगी। चील इस चिड़िया को नहीं छोड़ेगी। जरूर जरूर ये चिड़िया इस हाथी को लेकर आई होगी। वो दोनों काले कौवे उड़ते हुए सीधा चील की गुफा में जाते हैं। चील दी, आपको बड़ी बात बताने आया हूँ। वो बात सारी चील को बता देते हैं। अरे ये सब तो गलत है, ये चिड़िया, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर सिर्फ हमारी बादशाही है। और हाँ, इस हाथी की हिम्मत कैसे हुई आने की? सभी गुस्सा हो रहे थे और वो चिड़िया के घर पे जाते हैं। हाथी दादा को उसके छोटे बच्चे पानी पिला रहे थे। आइए चील दी, आइए यहाँ पर बैठ जाइए। हम जब तक हाथी दादा से बात कर लेते हैं। चिड़िया, तुमने इस हाथी को जंगल में क्यों आने दिया? मैंने नहीं, हाथी दादा बहुत मजबूर हो गए थे। जंगल के प्राणियों ने इनको निकाल दिया
तो हाथी दादा क्या करे, आत्महत्या कर ले? मैं वापस नहीं जाना चाहता। मुझे जंगल के प्राणियों ने बहुत दुख दिए हैं। मेरा शरीर बड़ा सही, मेरा दिल बुरा नहीं है। हाँ चीलदी, जरूरी नहीं कि इस जंगल में कोई नहीं रह सकता। जो इस जंगल से प्यार करता है उसे रहना चाहिए। ये जंगल हम सबका है। मगर पूर्वजों ने जंगल को 2 टुकड़ों में बांटा था, एक में पक्षी एक में प्राणी। वो पूर्वजों की बातें थी, अब हम भी तो बदल सकते हैं उनका रीति रिवाज। देखिए, वो इस हाथी का दिल दुखाते हैं। हाथी दादा को पानी नहीं पीने देते, हाथी दादा को हरी घास नहीं खाने देते। चील चिड़िया की बातें समझ जाती है। माफ करना हाथी दादा, मुझसे गलती हो गई। चलो कौवे, हाथी दादा को तंग कोई नहीं करेगा। कौवे भी बहुत शर्मिंदा थे और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हाथी दादा जंगल के पक्षियों के बच्चों को अपने पेट पर बिठाकर खिलाते हैं। हाथी दादा उनको पुरानी बातें बताते हैं। अरे बेटा, हमेशा सच बोलना चाहिए और तो और कभी भी बड़े का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जानते हो ना बेटा, अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है। देखा कवि बहन, आपको ऐसे हाथी दादा से इतनी तकलीफ हो रही थी। हाथी दादा बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चों को अच्छी बात सिखाएंगे। ऐसे हमारे बच्चे पुरानी कहानियाँ सुनकर आगे की जिंदगी अच्छी करेंगे। हाँ चिड़िया, तुम सच कहती हो। आजकल के ज़माने में ऐसे कहाँ मिलते हैं। हमारे बच्चों को दादा मिल गया। हाथी दादा सभी पक्षियों के बच्चों और बड़ों को ढेर सारी बातें बताता, कहानियाँ सुनाता और पूरी तरह हाथी दादा ने जंगल वालों का दिल जीत लिया था। सुंदरवन नाम के जंगल में किसी का घर गोबर का था, किसी का घर सूखे पत्तों का था और फिर किसी का घर लकड़ियों का। मगर सिर्फ एक ही घर अलग प्रकार का था और वो घर था बर्तनों का बना हुआ। वो ऐसे लगता था जैसे सोने के बर्तन, सोने का चम्मच और सोने की पतीली इस तरह से जुड़े थे कि वो दीवारें बन चुके थे। सोने के मटके की छत थी उसकी। उसको देख सभी पक्षियों का मन ललचाने लगता था। यार कौवे, ये घर किसका है? आज तक मेरे में हिम्मत नहीं हुई इस घर को देखने की। हाँ, मेरे में भी हिम्मत नहीं हुई, मगर मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्या राज है इस घर में और कौन रहता है। मैं तो राज का नाम सुनते ही डर जाता हूँ। ये ना हो कोई भला अपने गले पड़ जाए। ना ना, मैं नहीं जाऊँगा देखने के लिए। ऐसे ही सभी पक्षियों को खौफ आता था कि वो घर आखिर किसका है। ऐसे ही उस जंगल में रहती थी एक चंपा नाम की चिड़िया, जिसके छोटे सी बेटियां थी 2। चिड़िया और मिंकी, आप अपना ध्यान रखना, इस पेड़ की डाली पर बैठी रहना, मैं दाना लेकर आ जाऊंगी। मम्मा, आप जल्दी आना और फिर हम अपने घर चुपके से चले जाएंगे। चिड़िया दाना लेने के लिए जंगल की ओर जाती है। जंगल में उसके और भी ढेर सारे पक्षी दोस्त थे। अरे मिट्टू भैया, आपको कुछ खाने के लिए मिला क्या? नहीं चंपा, मैं तो कल सुबह उस बर्तनों के घर के बारे में बात कर रहे थे। कौन सा बर्तनों का घर? अरे चंपा, वही जो हमारे जंगल में है। चंपा बर्तनों के घर का नाम सुनकर थोड़ा आगे चली जाती है। कालू जी, मैं भी चाहती हूँ कि उस बर्तन के घर के बारे हम भी जाने। कहीं वो घर खाली ना हो, वो सोने के बर्तन सारे के सारे हमारे हो जाएंगे। गौरी बहन, वो जो बर्तनों का घर है उसमें जाना सबका बात नहीं है, हर कोई नहीं जा सकता वहाँ पर। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या सिर्फ तुम जा सकती हो? नहीं, मैं तो कभी नहीं गई उस घर को देखने के लिए। भले मैं कैसे जाऊंगी उस घर में। शाम हो जाती है। शाम में चिड़िया अपनी 2 बेटियों को लेकर उस बर्तनों वाले घर में चली जाती है। वहाँ पर उसकी एक बूढ़ी माँ भी थी। नानू उठ जाओ, आप भी दाना खा लो। अरे बेटा, मुझे नींद आ रही है। माँ जी, आज तो मैं बहुत परेशान हूँ। जंगल के सभी पक्षी हमारे घर के पीछे पड़ गए हैं। क्यों, क्या हुआ? जंगल के पक्षियों को मालूम पड़ गया क्या कि ये घर तुम्हारा है? हाँ माँ जी, अगर उनको थोड़ा सा भी शक हो जाएगा, वो तो मेरे घर में घुसकर ये सारी आसाइशें निकाल लेंगे मेरी। अरे तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा घर अगली कुछ चांदनी रातों में पक्का हो जाएगा और फिर कोई भी तुम्हारा घर छीन नहीं पाएगा। कालू जी, मुझे तो शक पड़ता है इस छोटी चिड़िया पर। आपको पता है
जैसे ही हम बर्तनों के घर की बात की तब तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। हाँ, मैं भी सोच रहा था, और मैंने कभी चिड़िया का घर भी नहीं देखा। मैं भी देखना चाहूंगा कि चिड़िया अपनी 2 बच्चियों के साथ रहती कहाँ पर है। जैसे तैसे सुबह हो जाती है। सुबह के समय में ही सभी पक्षी घर से बाहर निकल चुके थे। कालू जी, ध्यान रखना, चिड़िया पर नजर रखना। चिड़िया जहाँ जहाँ जाए तुम भी उसके पीछे पीछे जाना। चिड़िया दाना लेने जाती है। चुपके से कालू उसके पीछे था। चिड़िया मीठा फल लेने जाती है। कालू वहाँ भी पीछे था। ये मेरे पीछे पीछे कालू क्यों आ रहा है? लगता है इसको मुझ पर शक हो गया है। मुझे किसी तरह इससे पीछा छुड़ाना होगा। चिड़िया थोड़ा रास्ता बदलकर वापिस अपने घर में आ जाती है। हे भगवान, आज तो बच गए। वो कौवा मेरे पीछे ही पड़ गया था। तभी वो खिड़की से देखती है कि कौवा उसके घर के बाहर आकर बैठा हुआ है। मेरी बेटियों, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। वो काला कौवा हमारे घर के बाहर आकर बैठ गया है। माँ जी, कुछ करिए। अरे बेटा, तुम परेशान मत हो। ये डरने वाला डरपोक कौवा है। इसको भूत की आवाज़ निकाल कर डरा कर भगा दो। हाँ माँ जी, मुझे भी लगता है हमें ऐसा ही करना होगा। तभी चिड़िया की दोनों बेटियां जोर जोर से डरावनी आवाज में बोलती हैं, जो भी हमारे घर के आसपास है अभी भाग जाए, नहीं तो हम उसको मार देंगे। इस घर में आने वाला कभी जिंदा बच कर नहीं गया। मुझे भागना होगा। ये कैसी आवाज आ रही है? कौवा हकला जाता है। उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था। तुरंत अपने पंख फैलाकर वहां से भाग जाता है। गोरी बच गया गोरी। कालू जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? गोरी, वो डरावनी आवाज, वो भूत, बर्तन का घर। ये कहकर कालू वहीं पर बेहोश हो जाता है। मुझे तो लगता है वो घर काफी बड़ा राज लेकर बैठा हुआ है। इस तरह ही मेरे कालू का बुरा हाल नहीं हुआ। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। कौवे तो फिर भी लालची थे। कालू जी, क्या आपने सच में भूत देखा था? नहीं, देखा तो नहीं था। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ भूत की आवाज सुनी थी। अगर तुमने भूत नहीं देखा तो तुमने कैसे यकीन कर लिया कि वो भूत है? क्या पता वहाँ पर जंगल के कोई पक्षी रह रहे होंगे, वो छोटी चिड़िया रह रही होगी उस सोने के बर्तन वाले घर में। गोरी, अब मैं बहुत डरता हूँ, जाने से भी, बात करने से भी। बस चुप रहो, अपना दाना पानी खाओ, अपना जीवन जियो और मर जाओ। एक आखिरी चांदनी की रात थी। माँ जी, आज की चांदनी की रात आखिरी है। आज जब चांदनी की किरणें पड़ेगी, देखना हमारा घर पक्का हो जाएगा और फिर हमारे घर को कोई भी हमसे छीन नहीं पाएगा। हाँ बिटिया, उस परी ने जब घर दिया था तो ऐसे ही बोला था कि इस घर को चांदनी की रोशनी में 15 दिन पक्का करना। अब हमारा घर पक्का हो जाएगा। माँ जी, बड़ी मुश्किलों से घर को पक्का करने का सोचा था। ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारा घर पक्का हो रहा है। ये बातें बाहर बैठकर गोरी कवि सुन रही थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये घर इनका पक्का हो रहा है। अगर आज ही रात हम इसको घर से निकाल देंगे तो घर हमारा हो जाएगा। इसे छोटी चिड़िया ने घर बना लिया और हमें बताया ही नहीं। गोरी कवि सीधा कालू कौवे के पास जाती है। कालू जी, उठाओ अपनी तलवार, उठाओ अपना खंजर, उठाओ। आज तो हम उस छोटी चिड़िया को सोने के बर्तन वाले घर से निकाल कर रहेंगे। क्या मतलब? क्या वहाँ पर चंपा चिड़िया रहती है? हाँ कालू जी। तभी गोरी कालू को सारी बात बताती है। अरे गोरी, ये तो बहुत बड़ा ड्रामा लग रही है मुझे बात। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। तो फिर बैठे रहो हाथ पर हाथ रखकर। आज घर उसका पक्का हो जाएगा और आज की रात ही हमें घर को छीनना होगा। रात हो जाती है। चांदनी की किरणें उस घर पर पड़ चुकी थी और वो घर चिड़िया का पक्का हो गया था। कालू कौवा बहुत सारे उल्लुओं को बुलाकर, चीलों को साथ मिलाकर और फिर चिड़िया के घर चला जाता है। अरे छोटी चिड़िया, बाहर निकलो। ये सोने का घर जंगल के सारे पक्षियों का है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। और हम अपना हिस्सा लेकर जाएंगे। बाहर निकलो। माँ जी, अब तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ये घर हमारा पक्का हो चुका है। हाँ बिटिया, अब तुम परेशान मत हो, चुप करके सोई रहो। चिड़िया और उसके बच्चे और उसकी माँ आराम से सो जाते हैं।
जब कालू कौवा दरवाजे के पास आता है तो फिर एक परी निकल कर आती है। तुम जंगल के सभी पक्षी बहुत ही खुदगर्ज पक्षी हो। ये चिड़िया की माँ ये बहुत अच्छे हैं। हमने इनसे काम लिया था तभी इनको ये खूबसूरत सा घर दिया था। अगर घर के करीब आओगे तो फिर मर जाओगे। हम ये घर लेकर रहेंगे। मैं अब किसी से डरने वाला नहीं। पहले भी मुझे झूठ मूठ के भूत की आवाज से सुनाकर डरा दिया था। कालू कौवा जिद करता है। तभी वो परी ढेर सारे जिन निकाल देती है। चलो जिनो, इन सबको मार दो। नीले रंग के जिन उनके पीछे पड़ जाते हैं और फिर सभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। सभी पक्षी ऐसे दुम दबाकर भागते हैं कि चंपा के घर के आसपास वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे ही चंपा, उसके बच्चे और उसकी माँ को जरा भर भी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। वो आराम की नींद लेते हैं। जंगल के पक्षी दोबारा कभी उस घर को मैली आंख से नहीं देखते। जंगल में सर्दियों का मौसम था मगर बच्चों को बर्फबारी देखने का शौक हो रहा था। मम्मा, आपने एक बार बताया था ना कि पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। हाँ राधा बेटी, पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। बर्फ भी ऐसी कि पूरे पहाड़ ढक जाते हैं। मम्मा मुझे देखनी है वो बर्फ। मेरा बहुत मन कर रहा है। बेटी, उसके लिए तो हमें पहाड़ों वाले जंगल जाना पड़ेगा। राधा जिद करती है। आखिर माँ तो माँ होती है। चंपा चिड़िया मान जाती है। राधा उड़ते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है। कबूतर का बच्चा, तोते का बच्चा सबको जाकर बताती है। सुनो सुनो, मैं और मम्मा पहाड़ों वाले जंगल जाएंगे। वहाँ पर मैं बर्फ गिरती देखूंगी। राधा मैं भी मम्मी पापा से कहता हूँ। मैं भी आपके साथ जाता हूँ। छोटा मिठू जल्दी से घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा वो जा रही है राधा अपनी मम्मा के साथ पहाड़ों वाले जंगल। अरे बेटा, हम जाकर क्या करेंगे? आपके पापा आएंगे तब ना पूछेंगे आपके पापा से। जब शाम में हरिया तोता घर आता है, उसकी पत्नी कहती है, देखो तुम्हारा बच्चा पहाड़ों वाले जंगल जाने की जिद कर रहा है। अरे मेरे बच्चे को जाना है तो मैं जरा पक्षियों से पूछ कर आता हूँ। तोता बहुत अच्छा था। वो दूसरे पक्षियों को सलाह देता भी था और सलाह लेता भी था। उसने पक्षियों को जमा कर लिया। बताओ दोस्तों, आप क्या चाहते हो? क्या हमें पहाड़ों वाले जंगल जाना चाहिए? तोते भैया, राधा का तो बहुत शौक हो रहा है, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। अरे मेरा बेटा भी कह रहा था कि उसको भी जाना है। तो यार कबूतर, सब एक साथ चलते हैं ना? हाँ, मगर बुलबुल बहुत बीमार है। बुलबुल को छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसे बुलबुल को पीछे से कुछ हो गया तो क्या बनेगा? उसकी परेशान मत। अरे उसकी चिंता मत करो, मैं उसका इलाज करके उसको भी साथ ही लेकर जाऊंगा। ऐसे हम बुलबुल को छोड़ थोड़ी ना सकते हैं। तोता बुलबुल के घर जाता है। बुलबुल को बड़े जोरों की खांसी थी। मेरे प्यारे भाई, मैं तो बहुत बीमार हूँ। बताओ कैसे आना हुआ? अरे बुलबुल बहन, उठ बैठो, तुम्हारा भाई आया है। भाई को देखकर ठीक हो जाओ तुम। अरे भाई, आप तो इतने प्यार से बात कर रही हो तो मरी हुई भी उठ जाऊंगी। बुलबुल दवा लेती है और एकदम स्वस्थ हो जाती है। चलो, हो गई ना तुम एकदम तैयार। अब मैं तुमको बताता हूँ, हम पहाड़ों वाले जंगल जा रहे हैं बर्फ देखने। सभी पक्षी तैयार हो जाते हैं। तोता जंगल के कोने में रहने वाले कौवा और कौवी के पास जाता है। कौवे, हम सब जा रहे हैं पहाड़ों वाले जंगल, वहाँ पर बर्फ देखेंगे। हाय बर्फ, मेरा तो बर्फ देखने का बहुत मन करता है। चलिए ना पति जी, हम भी चले। हाँ, हम भी चलेंगे। हमें भी लेते हुए जाना। ये ना हो तुम लोग हमें यहीं पर भूल कर चले जाओ। हाँ, अपना सामान तैयार रखना। कोई अच्छा सा टेंट भी ले लेना। ये ना हो वहाँ पर सर्दी में ठठरते रहो। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन हर कोई अपना सामान पैक करके बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो गए थे। अरे आप बताओ कल्याण भाई और भाभी, क्या आपने सामान पूरा रखा है या नहीं? हाँ कवि भैया, आप तो बहुत लापरवाही करते हो, इसलिए पूछना तो बनता है ना। वैसे चंपा, मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम लोगों से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं उस बर्फ के मैदान में ऐसे भी रह सकता हूँ। कौवा और कवि बता
बताते नहीं है कि वो अपने सामान में टेंट और लकड़ियाँ नहीं लेकर जा रहे। सभी पहाड़ों वाले जंगल की ओर चले जाते हैं। रास्ते में कई जगह बैठकर वो सुख का सांस लेते और फिर अपना सफर शुरू कर देते थे। आखिरकार वो पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। हर तरफ बर्फबारी थी। रानो बहन, बहुत ज्यादा ठंड है, मैं तो कहता हूँ पहले टेंट लगा लेते हैं। तोते ने अपना टेंट लगाया, कबूतर ने भी और चिड़िया ने भी, मगर वो कौवे अभी तक बैठे हुए थे। कौवे भैया, समय रहते हुए अपना टेंट लगा लो, ऐसे रात में कौन लगवाएगा आपके साथ? हाँ हाँ, हम लगा लेंगे। तुम लोग तो छोटे पक्षी हो, तुम लोग कहाँ शक्तिशाली, मैं तो शक्तिशाली हूँ। शक्तियों का गर्व इतना था कि वो पागल कौवे टेंट ही साथ नहीं लाए। बर्फ गिर रही थी और वो आराम से बैठे हुए चाय पी रहे थे। रात हो जाती है। रात में तो ठंडी ज्यादा बढ़ गई थी। वैसे पत्नी जी, ठंड लग रही है, अपना बताओ, क्या तुमको लग रही है? कल्याण जी, ठंड लग रही है, मेरे पंख सिकुड़ते जा रहे हैं। हम तो टेंट भी साथ में नहीं लेकर आए। वैसे हमारे जंगल के पक्षी दयालु हैं, हमारी मदद जरूर करेंगे। रात होती गई, ठंड बढ़ती गई। वो कौवे बाहर बैठे हुए थे। आखिर कल्याण थक जाता है। पत्नी जी, मैं मरने वाला हूँ। ठंड, हाय हाय ठंड। कल्याण तोते के टेंट के आगे जाकर बोलता है, यार तोते मुझे अंदर ले लो, बड़ी ठंड है, मैं मर जाऊंगा। तोते। मिठू जी, रहने दीजिए, ये कौवा तो है ही ऐसा, खुद टेंट लाया नहीं, हम क्यों सुलाएं भला। कौवी जल्दी से दौड़ती हुई कबूतर के टेंट के बाहर गई। कबूतर भैया, मुझे अंदर आने दो, देखो कितनी सर्दी है। अरे मैं क्यों आने दो, तुम तो मुझे गंदी आंखों वाला कबूतर कहती थी ना। नहीं, अच्छी आंखों वाले कबूतर, नशीली आंखों वाले कबूतर, मुझे अंदर आने दो। तभी पहाड़ों में भालू निकल कर आता है। भालू को देख कौवा और कौवी और डर जाते हैं। अरे मुझे देखकर डर क्यों रहे हो, मैं तो ठंडी का आदी हूँ। अरे हाल तो तुम लोगों का खराब है, अपना टेंट लेकर आना था ना। भालू जी, हम भूल गए। हमारी दोस्त है चिड़िया, वो हमको अपने घर जरूर आने देगी। कौवा और कौवी जबरदस्ती चिड़िया के खेमे में घुस जाते हैं। अरे आप लोग इस समय में अभी तक सोए नहीं क्या? चंपा बहन, बाहर ठंडी में कहाँ नींद आती थी, हम तो अपना टेंट नहीं लाए। देखो हमारे जुड़े पंख देख लो, हमें अपने पास रहने दो। तभी भालू भी अंदर आ जाता है। अरे चिड़िया, रहने दो, ये बेचारे ठंड में बाहर मर जाएंगे। वैसे रात को ठंडी का तो कहर पड़ता है। भालू मियाँ, मैं तो वैसे भी रख लेती, आपका बहुत धन्यवाद, आपने भी एक पक्षी का साथ दिया। भालू भी उनके साथ वो रात वही बैठकर गुजारता है। चिड़िया, कौवा और कौवी ढेर सारी बातें भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपका धन्यवाद।